जय हिंद सभी को। आज मैथमेटिक्स का क्लास 12th का वीडियो शूट कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 2023 का पूछा हुआ पेपर है। पूरा टोटल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप ऐड भी कर लीजिएगा कि कितने सवाल ओवरऑल आपके पेपर में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो बात करें कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुल 5 क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में कितने? 5, एक एक नंबर के हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन हैं, वो भी एक एक नंबर के हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गए। तीसरे जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुल 4 क्वेश्चन हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। चौथा जो प्रश्न है उसमें जो है कुल 4 प्रश्न हैं, वो भी 2-2 नंबर के हैं। एक एक नंबर के 5, एक एक नंबर के 5, 2-2 नंबर के 4, 2-2 नंबर के 4, ठीक है। तो 4 4 8 और 10 8 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बात करें तो 5वें नंबर से जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं वो 5-5 नंबर के हैं, और जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या भी 5 है। 18 5 23। फिर इसके बाद जो ये 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें भी कुल 5 क्वेश्चन हैं, वो 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। तो 18 10 28, कुल मिला के 28 हो गए। इसके बाद 7वें में 2 क्वेश्चन है, केवल एक अटेम्प्ट करना है, और 8वें में भी 2 क्वेश्चन है, केवल एक अटेम्प्ट करना है, तो 30 हो गए। और 9वें में भी 2 क्वेश्चन है, केवल एक अटेम्प्ट करना है, तो 31 हो गए। तो कुल क्वेश्चंस की संख्या कितनी है? 31। तो आप लगभग अनुमान लगा लीजिएगा। आप क्वेश्चंस बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी। 3 घंटे का पेपर है भाई, 3 घंटा हम वीडियो में बने रहेंगे तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रफ पेन ले लीजिएगा, सुनिएगा। चैप्टर्स भी हम आपको बता देंगे कि चैप्टर क्या है, सोर्सेज क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। मतलब जो जितने ये कोड अगर आपको बता दें तो 324 BA ये कोड है, यहाँ पे लिखा है 324 BA। 2023 का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, ठीक है। जिस बच्चे का है नाम नहीं बताएंगे, प्राइवेसी होती भाई। अब सुनो, कहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R इज इक्वल टू, रिलेशन इस प्रकार है कि L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा L1 L2 पर लंब है। ये पहला सवाल है, 1 नंबर का है। अगर L1 L2 पर लंब है तो इसका मतलब L2 L1 पर लंब होगा। बिल्कुल होगा सर। L1 L2 पर लंब है, पहली रेखा दूसरे वाले पर अगर लंबवत है, ध्यान से देखिए, पहली रेखा किसी दूसरे वाले पर, ये वाली रेखा इस वाले पे लंब है, तो जाहिर सी बात है ये वाली रेखा उस वाले पर भी क्या कहलाएगी? लंब ही कहलाएगी। देख लीजिए, अगर ये इस पर लंब है तो इसका मतलब अगर ये रेखा इस वाले पर लंब है तो ये रेखा इस वाले पर भी क्या होगा? लंब ही होगा, 90 डिग्री होगी। जी बिल्कुल। मतलब A अगर B से संबंधित है तो B A से भी संबंधित होगा। मतलब ये जो संबंध हो गया वो सममित तो आप बोल सकते हो पर स्वतुल्य नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ए का संबंध जो ए से, कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती है। खुद के समांतर तो हो सकती है पर खुद के लंबवत नहीं हो सकती है। तो ये जो संबंध है वह सममित है, स्वतुल्य नहीं है। रिफ्लेक्सिव जो है आपका नहीं है पर सिमेट्रिकल है। ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर पहली रेखा दूसरे के लंबवत है और सपोज करिए कि दूसरी जो रेखा है किसी तीसरे के लंबवत है, तो पहली तीसरी आपस में लंबवत नहीं होती हैं, वो समांतर हो जाती हैं। पहली रेखा दूसरी पर लंब है, दूसरी तीसरी पर लंब है, तो पहली तीसरी आपस में समांतर हो जाती हैं, न कि लंब होती। इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास जो है उसमें यह संबंध जो है सममित होगा किंतु स्वतुल्य संक्रामक नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। NCERT का सवाल है, पहली एक्सरसाइज का सवाल है। कह रहा है एक आव्यूह है A और B की कोटि क्रमशः M क्रॉस N है। एक आव्यूह है A, इसकी जो कोटि है A की कोटि जो है वो M क्रॉस N है, और एक आव्यूह B उसकी कोटि जो है वो N क्रॉस P है। तो कह रहा है कि जब इसका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ये B, तो उसके क्रम की संख्या, उसकी क्रम क्या होगी? ठीक है।
तो आपको पता है इसका पिछला इसके पहले से मैच कर जाता है, तो हमारा जो इसका पहला है इसका लास्ट वाला है इसी के रूप में आंसर आता है, तो m क्रॉस p के रूप में हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन दिया है m क्रॉस p, p क्रॉस m, m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो याद रखिएगा m क्रॉस p के रूप में हमारा आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि माना बोल्ड ब्रैकेट में लिखा है x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उससे बराबर है, मतलब से कम या बराबर है। महत्तम पूर्णांक फलन आप पढ़े रहे होगे, जैसे ऐसे लिख दिया जाए 5.1 तो इसका आंसर 5 होता है, और अगर 5.2 लिख दें तो इसका भी आंसर 5 ही होता है, 5.3 लिख दें तो इसका भी आंसर क्या होता है 5 होता है। ठीक है, इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अब पूछ रहा है कि ये जो संबंध है r से r में है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पर है, तो कह रहा है कि क्या ये एकैकी है, क्या प्रत्येक x1 के लिए x2 की वैल्यू अलग अलग है, हर एक नंबर के लिए अलग अलग इमेज है? जी बिल्कुल नहीं है। 5.1 का आंसर 5 आ रहा है, 5.2 का भी आंसर 5 आ रहा है, 5.3 का भी आंसर 5 आ रहा है, यही नहीं अभी 5.4 का भी आंसर 5 ही आएगा, 5.5 का भी आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है। तो 5.5 में सबसे बड़ा जो है वो 5 ही है। 5 से बढ़ते बढ़ते अगर 9 तक आप जाओगे तो भी 5 आएगा, 6.1 में 6 आएगा, 6.2 में 6 आएगा, 6.3 में 6 आएगा। महत्तम पूर्णांक फलन मतलब डेसिमल को हटा देने जो नंबर बच रहा है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब यह जो है वो एकैकी नहीं है, और इसमें बहुत से अवयव खाली भी हो जाएंगे। कैसे खाली हो जाएंगे? जैसे कोई पूछ दे, जैसे प्रत्येक x1 के लिए अगर y की वैल्यू अलग अलग होती है तो उसको 1 1 कहते हैं, और अगर कोई अवयव खाली ना हो, डोमेन और रेंज में कोई अवयव खाली ना हो, जैसे कोई अवयव खाली ना हो, प्रत्येक अवयव का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। अब बताओ 5.1 का इमेज यहाँ पे क्या है 5 है, 5.2 का भी इमेज क्या है वो भी 5 ही है, लेकिन इसके 5.1 का इमेज किससे है? अरे रियल नंबर है ना दोनों, ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, 1 का रिलेशन 1 से होगा और 1.1 का भी 1 से, तो इसके 1.1 का रिलेशन किसी से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यह जो है वह आच्छादक नहीं है, न तो एकैकी और न ही आच्छादक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहा है, अच्छा रिसोर्सेज की बात करें तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, रिलेशन एंड फंक्शन का है। ठीक है, कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ d2y बाई dx2 होल क्यूब प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और प्लस dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ x है। ठीक है, मिला लीजिएगा। कह रहा है कि अवकल समीकरण है ये, इसकी घात बतानी है आपको, ज़्यादा हो गया तो कह रहा है कि इसकी घात बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, घात निकाल सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे निकालेंगे आप? पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है 2 3 1 6, 2 3 6 1 6। तो घात किसे कहते हैं? जो अवकल समीकरण सबसे ज़्यादा कोटि का होता है उसकी घात है, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और कोई ऐसा नहीं है जो कि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी घात जो होगी वही अवकल समीकरण क्या होगी, घात। तो आंसर आपका होना चाहिए 3, मतलब दूसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप, ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो आई का आई से गुणा 1, जे का जे से गुणा 1, के का के से गुणा 1, तो आपका आंसर आएगा -1। सही है, ऑप्शन है 0 -1 1 2। तो ये सारे पहले क्वेश्चंस थे एक एक नंबर के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो और जरूर समझ आएगा, इंट्रो तो हमने पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये भी सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुल 5 क्वेश्चन है। कहा है कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है आपको, कोसेक इनवर्स 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुख्य मान निकालने हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, आसान है। ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं फंक्शन क्या होता है और कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, कब एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके इज इक्वल्स टू थीटा मान लिया तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये कितने अंश की वैल्यू हो सकती है? कोसेक थीटा में ये कोसेक जो है 2 जो है कितने अंश की वैल्यू होती है? 30 ही होता है। तो 30 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो π/6। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू π/6 है। सही है,
कोई दिक्कत? और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब, ठीक है, डी एक्स, इसका समाकलन करना है। इंटीग्रेशन करना है हमको एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स क्यूब। कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप जो है एक्स क्यूब को कुछ पुट कर दो, ठीक है, एक्स क्यूब को टी पुट कर दो और इसका डिफ्रेंशिएट जैसे करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 बार हो जाएगा, ई के पावर टी हो जाएगा, ई के पावर टी का ई के पावर टी, और टी को फिर पुनः आप एक्स क्यूब पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। लिखा है साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, आई होप कर लेंगे आप। साइन थीटा का उकलन होता है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर के हैं। फिर कह रहा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप का दिक कुछ जाए ज्ञात करना है, डायरेक्शन को साइंस निकालनी, कुछ जाए दिक कुछ जाए। तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 की कैप की दिक कुछ जाए निकालनी है। निकालने का सिंपल सा तरीका है, आराम से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले इनके जो है मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये रूट में 6 आ गया। रूट 6 से सब में डिवाइड कर दीजिए और 1/√6 1/√6 माइनस 2/√6 डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस वाई, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, बोल्ड ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये मैट्रिक्स का सवाल है, ऐसा लिखा है 1 0 -3 2, और कह रहा है कि y की वैल्यू जो है वो 3 2 1 2 1 4 है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको वहाँ पुट करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इधर पक्षांतरण कर दीजिए और घटा घटा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए सारे एलिमेंट्स में, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन पीछे के और 5 ये 10 हम लोग कर रखे हैं 10 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर से जो क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। कहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y, मतलब एक फंक्शन में एक फलन है जिसका x का रिश्ता y से है, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा है, f इस प्रकार है कि x का रिश्ता है किससे, y से, एक फलन है, अपने आप में ये एक फलन है। पूछ रहा है कि x में एक संबंध कैपिटल R निम्न प्रकार से परिभाषित है। R एक रिश्ता है, रिलेशन है a से b के साथ, और कह रहा है कि सच दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब जब हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं यहाँ पर तो वह b की वैल्यू के बराबर आता है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। पहले तो तुल्यता संबंध आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब कुछ हो, तीनों हो, तो हम उसको कहते हैं कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। अब अगर बात करें कि f ऑफ a की, तो कोई भी अगर एलिमेंट आप यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पर a रख रहे हो, यहाँ भी a रख रहे हो, तो इसका मतलब रिलेशन जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, a, में यहाँ पर निकल के आएगा सच दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि a, बिलोंग्स टू R है, ठीक है। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब उसका उसी से साथ संबंध बनता है, a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब अगर आगे बात करें, अगर a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से भी होगा, मतलब f ऑफ a अगर बराबर है f ऑफ b के, तो ऑब्वियस सी बात है कि f ऑफ b भी बराबर होगा किसके, f ऑफ a के। तो ये जो है सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें कि अगर f ऑफ a किसी के बराबर है f ऑफ b के, और अगर f ऑफ b बराबर है f ऑफ c के, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो और f ऑफ b वो f ऑफ c के बराबर हो, तो a और c भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो f ऑफ a बराबर हो जाएगा f ऑफ c के।
इसका मतलब अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, पहले तो स्वतंत्र घटनाएं किसे कहते हैं? ऐसी दो घटनाएं जिनमें कुछ कॉमन न हो उसको हम लोग स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। एक का घटित होना दूसरे पर प्रभावित न करे, एक का घटित होना दूसरे को प्रभावित न करे। ठीक है, अब समझिए, कह रहा है कि तब ई डैश और एफ डैश भी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं होंगी। बिल्कुल होंगी सर। अगर ए जो है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, मतलब ए घटित हो रहा है तो बी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, कुछ कॉमन वॉमन नहीं है। तो अगर हम ई डैश की बात करें, ई डैश और साथ ही साथ एफ डैश की बात करें, ई और एफ, तो चूंकि ई डैश का मतलब ई को छोड़ करके बाकी सारा, ई को छोड़ करके बाकी सारा, और अगर एफ डैश की बात कर लें तो एफ को छोड़ करके बाकी सब। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए, देखा जाए, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी जो है कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि वो भी स्वतंत्र है। तो या तो एक और तरीका था, वो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x आर पर वर्धमान है। ये जो फलन है वो आर पर वर्धमान है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। वर्धमान कैसे चेक करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम चेक करते हैं पॉइंट्स पर। ठीक है, फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। अगर इसको थोड़ा सा और कायदे से लिखिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 प्लस 1। 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ आएगा। यहां से 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1। ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस का 1। अब आप देखिए ध्यान से, x की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, x का चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखिए, चाहे नेगेटिव, चाहे 0 ही रख दीजिए, लेकिन f डैश x की वैल्यू वो हमेशा 0 से बड़ी है, इसलिए यह जो फलन है वो वर्धमान फलन है। क्लियर हो गया। डबल डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सिंगल डिफरेंशिएट से काम चल जा रहा है तो काहे को चेक करेंगे, उतना मेहनत करेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो कि आखिरी सवाल है, मजेदार सवाल है। कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक 1/1 प्लस रूट में 10x। ये भी एनसीईआरटी टाइप का ही सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, कठिन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसको आई मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तीसरे का चौथा है। सबसे पहले इसको आई रिप्रेजेंट कर लीजिए। 10x को आप लिख सकते हो sin x बाई cos x। अरे समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा करड़ी में sin x बटा के करड़ी में cos x। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में cos x प्लस करड़ी में sin x बटा के cos x। करड़ी में cos x कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के π/2 तक करड़ी में cos x बटा के करड़ी में cos x प्लस करड़ी में sin x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर π/2 पर चेंज कर लीजिए प्रॉपर्टी लगा करके। अगर इंटीग्रेशन 0 से a तक x चल रहा है तो हम इसको 0 से a तक a माइनस x लिख सकते हैं। तो इसको आप sin π/2 माइनस x मतलब cos π/2 माइनस x ऊपर, और नीचे जो है cos π/2 माइनस x प्लस sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं। तो cos sin बदल जाएगा, sin cos में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 2i बराबर कट जाएगा, सब कट के π/4 आ जाएगा इंटीग्रेशन। समझ गए? उड़ गया क्या? ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को रोक लें क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो दिक्कत होती है, कट जाता अपने आप। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। थक तो नहीं गए? अभी बहुत जर्नी है, अभी तो ट्रेलर है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक दिया है -1, 0, 2, और एक बी है जिसका निर्देशांक है 3, 4, 6। बताइए इन दोनों के बीच जो है इनसे होकर जाने वाले सदिश का समीकरण। सबसे पहले हमको ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी, अगर हमको वेक्टर ए बी निकालना है, इसका मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए करना पड़ेगा।
तो वेक्टर ए बी बराबर ओ ए निकाल लीजिए, ओ बी तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और ये तो हो गया ओ ए, ओ बी हो गया। अब उसमें से ओ ए को घटा दीजिए तो माइनस का 1i कैप प्लस का 0j कैप और प्लस का 2k कैप। अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते रहिएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल करके, मतलब इसको इसमें से पहले घटा करके फिर इसके बाद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका आंसर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप आएगा, ठीक है, हमने पहले करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, चौथे का दूसरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात करो, ठीक है। मजेदार सवाल है, पेपर में ऐसा सवाल दिखेगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी कहता क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, और ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना पड़ेगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों को जोड़ करके फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6 5 11 में से 7 घटा देंगे तो 4/11 आ जाएगा, और 4/11 बटे के 5/11, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। आया, उड़ गया। तो जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, बेसिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कह रहा है कि स्वच्छ अचरों ए और बी से विलुप्त पदवक्र y बराबर a साइन x प्लस बी को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, आपका 9वां चैप्टर होगा शायद। y बराबर a साइन x प्लस बी कह रहा है कि ये जो है ए बी से स्वतंत्र होना चाहिए। कोई बात नहीं, स्वतंत्र कर देंगे इसको जिंदगी भर के लिए। dy/dx a हो जाएगा, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। साइन x का अवकलन cos x प्लस बी का x प्लस बी, और x प्लस बी का अवकलन 1 और b का 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। अगेन डिफरेंशिएट ले लो, तो d2y/dx2 इज इक्वल्स टू, ए तो बाहर ही रहेगा, cos x का क्या होता है माइनस का साइन x प्लस बी, और x प्लस बी का जैसे का तैसा वही रहेगा। यहां से मिला d2y/dx2 इज इक्वल्स टू माइनस का a साइन x प्लस बी। अगर आप गौर से देखो तो ये चीज y है, तो इस पूरे के जगह पे y रिप्लेस कर लीजिए, तो d2y/dx2 माइनस y, और इसको इधर लेके आए तो d2y में dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसमें a b नहीं है, चमका। पहुंच चुके हम लोग अपने आखिरी मुकाम पे। लास्ट क्वेश्चन है, गुस्से मतलब दुख की बात यह है कि 2-2 नंबर के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन का वेटेज होता है भाई। हाँ, 70 में 70 ऐसे थोड़ी 100 के पेपर होते हैं ना, तो 100 में 100 थोड़ी मिल जाएगा ऐसे ही। अब देखो x बराबर लिखा है a cos क्यूब थीटा, और y बराबर लिखा है a साइन क्यूब थीटा। पूछ रहा है हमसे कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालनी है अभिलंब की, टेंजेंट की नहीं बालक, नॉर्मल की आपको स्लोप निकालनी है। बताओ, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो वक्र है उसकी प्रवणता क्या है, ठीक। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके, dy/dx ही थीटा होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx/d थीटा, प्रांचल डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, पैरामेट्रिकल डिफरेंशिएट। तो dx/d थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, a बाहर हो जाएगा। आपको लिखना है बढ़िया से 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा। अगर दूसरे वाले की बात कर लें तो a बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। सेकेंड वाले में फर्स्ट से डिवाइड करोगे, करके देख लीजिएगा, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो a से a कटेगा, 3 से 3 कटेगा, cos से cos कटेगा, साइन से साइन कटेगा, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा cos, साइन थीटा बाई cos थीटा, किंतु माइनस में, यहाँ माइनस था, माइनस का tan थीटा हो गया। तो कह रहा है कि dy/dx, देखो क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि dy/dx निकालना था, पहले dx/d थीटा था और नीचे dy/d थीटा था,
तो डी वाई बाई डी थीटा बटे के डी एक्स बाई डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही प्रवणता होती है, tan थीटा बराबर m। तो यहां से कह रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पर, तो पहले की जो वक्र है उसकी प्रवणता tan थीटा के रूप में आई है माइनस का, तो जहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आप पुट करोगे तो ये आएगा -1। अरे समझ गए क्या? -1 आएगी। लेकिन पूछा उसने कि अभिलंब की प्रवणता, तो आपको पता है कि पहले की प्रवणता दूसरे की प्रवणता बराबर -1, तो यहां पर m1 के जगह पे -1 पुट करेंगे तो m2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ आया? पूरा चैप्टर कंप्लीट रहेंगे तब मजा आएगा, नहीं है तो कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चंस तो हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है, मजेदार सवाल है। लिखा है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, और आपको लेके आने हैं a b c ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा बताने में। फिर इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से किसको किसको जीरो करना है वो सब, फिर पहले के लिए खोलना है दूसरे के लिए, तो टाइम लगेगा, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि y = x डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है कि दिखाइए, अच्छा ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर के हैं तो आपको डिटेल लगाने पड़ेंगे। कह रहा है कि सो दैट सिद्ध कीजिए x dy बाई डी एक्स बराबर y² बटा के 1 - y log x, ठीक है। इसका बेस e भी लिखा है, वो दिखा दिया है कि अब डर जाओ, वैसे log की बेस e होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। कोई दिक्कत है क्या? ये पहाड़ थोड़ी है, इसका हिंट दे रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों तरफ log ले लोगे, तो log y = ये हो जाएगा log x टू दी पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। पीछे करे होगे ऐसे सवाल, फिर पावर आगे आ जाती है, तो log y = ये हो जाएगा x की पावर x ऐसे इनफाइनाइट तक, और log x एक ठो बच जाएगा। इस पूरे के जगह y रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा log y = y log x। बस डिफरेंशिएट कर दो, तो log y का अवकलन क्या होता है? 1/y, और y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। सही है। अब यहां से dy बाई डी एक्स को एक साइड कर लो, इसको इधर भेज के इसको इधर भेज करके dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, यही आएगा। चमका? ठीक है, टाइम कम है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 3 घंटा थोड़ी पेपर हम देने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 5वें का तीसरा, बड़ा प्यारा सवाल है। लिखा है इंटीग्रेट करना है, 5 नंबर में है, x/x - 1 और x - 2 और x - 3। क्या प्यारा सवाल है भाई, 1 नंबर का सवाल है। तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले a बाई में फर्स्ट कोफिशिएंट प्लस b बाई में सेकंड कोफिशिएंट प्लस c बाई में थर्ड कोफिशिएंट, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम खेल लेना। फिर x बराबर a ब्रैकेट में बचेगा x - 2 x - 3, b ब्रैकेट में x - 1 x - 3 और c ब्रैकेट में x - 1 x - 2। ये हम एलसीएम लेके बता रहे हैं, आप भी ले सकते हो। फिर x की वैल्यू 1 रख देना तो 2 0 हो जाएंगे, और फिर a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और फिर इसी तरीके से b की c की रख करके फिर a बाई में पहला का मतलब 1/x का सभी का समाकलन log x जो a b c की वैल्यू थी वो तो नंबर थे, बाहर निकल जाएंगे। चमका? नहीं चमका तो 7.4 दूर आओ। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट कहा है कि हल कीजिए x dy बाई डी एक्स प्लस 2y = x² log x। सवाल लिखा है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y = x² log x। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस के सोर्सेज एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये बाहरी नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज का ये सवाल है, शायद 6 नंबर का सवाल है ये, 6 नंबर या 8 नंबर, देख लेना, जाके क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये x मतलब इस तरीके का फॉर्म बनती है ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई = q, ठीक है। तो यहां हमको x नहीं चाहिए, मतलब x से समय पहले भाग कर दो, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2/x y = एक x कट जाएगा, x log x हो जाएगा, बेस e रहेगा। फिर क्या करोगे? फिर इसके बाद p की वैल्यू यहां से निकलेगी आपकी 2/x,
और यहाँ से q की वैल्यू निकल के आएगी x log x। अब क्या करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर पी की वैल्यू है 2/x dx। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आई एफ निकल के आएगा ई के पावर 2 बाहर हो जाएगा, 1/x का समाकलन होता है log x। नहीं आया? अब ध्यान से सुनो, ये पार में चला जाएगा, आई एफ हो जाएगा ई की पावर log x स्क्वायर और ई की पावर log से कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट देगा हमको x स्क्वायर। चमका नहीं चमका? अभी खुश ना हो, क्या निकालना था सोल्यूशन। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। अब वैल्यू वाले पुट करके खुद से लगाओ। ठीक है, आई एफ की वैल्यू हमने निकाल दिया है, y की वैल्यू y ही रहेगी और q की वैल्यू वहां पर हमने लिखा है x log x, और यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेशन करो, ABCD खेल लो थोड़ा, हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसमें लिख दे रहे हैं साइड में, लिखा है वेक्टर a बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b बराबर लिखा है 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यह जो है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का सदिश रूप है। जो ये a और b है वो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कर लो, और पता है ना i j के मॉड में। ठीक है, फिर इसके कोफिशिएंट, फिर इसके कोफिशिएंट, फिर इसके कोफिशिएंट, फिर फलाने पर लेखाने परवाने, इन सभी की कोफिशिएंट, फिर उनको सॉल्व करना। जैसे ही सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद वो वेक्टर फॉर्म में होगी, उसका मॉड्यूलस ले लीजिएगा तो एरिया आ जाएगी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में रहेगा, फिर उसका मॉड्यूलस ले लीजिएगा। मुझे कंफर्म नहीं है पर कुछ √2 में ऐसा कुछ आंसर आएगा, कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये भी एनसीईआरटी के सवाल हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं है, तो ये तो खुशी की बात है। चलिए, ये 5 नंबर के हो गए, 5 तक के क्वेश्चन। अब 6 से भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसको साफ कर लें। 6 नंबर से सवाल पूछा है और 6 में कुल 5 क्वेश्चन है, 6 5-5 नंबर के हैं, मतलब 30 नंबर तो यहीं से मिलने वाले हैं। 30 नंबर मतलब 5 नंबर, 5 × 5 = 25 नंबर यहाँ से, 25 नंबर यहाँ से, 25 50 नंबर केवल आपको 2 क्वेश्चन से मिल गए, एक तो 5 से और एक 6 से। तो अगर आएगा तो पहले 5-6 ही कर लेना, समझ रहे क्या। 5 नंबर 6 नंबर मिला के 50 नंबर हो रहे हैं। देखते हैं, कह रहा है कि एक जो है बुलबुला है, गोले के आकार का होगा, जिसकी त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये लो, ये सब क्या पूछ दिया। त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है और इसके परिवर्तन की दर जो है वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। आयतन परिवर्तन की दर पूछ रहा है, dv/dt पूछ रहा है। पहले एक्सरसाइज का सवाल है और ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, 6.1 जाके पलटी मार लेना। आयतन गोले का होता है 4/3 πr³। डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू t, dv/dt इज इक्वल टू 4/3 π × 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर पा जाओ। ये हो जाएगा 4πr² × dr/dt और वैल्यू डाल दो इसमें। तो dv/dt इज इक्वल टू 4 π × r के जगह पे 1 का स्क्वायर dr/dt 1/2। ठीक है, 1/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार में आंसर हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 2 π cm3/s। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। पूछा है इंटीग्रेशन 5x प्लस का 3 बटा के अंडर रूट में x² + 4x + 10। मजेदार सवाल है, जितनी तारीफ करें उतना कम है। ये क्वेश्चन नंबर ख है, ये भी 5 नंबर का ही है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लॉजिक आपने 0.4 में पढ़ा है। 0.4 एक बार जाके पलटी मार लीजिएगा। ठीक है, अंश बराबर होता है a डिफरेंशिएट ऑफ हर प्लस b। तो 5x + 3 बराबर a डिफरेंशिएट ऑफ फलाने प्लस b। तो फिर क्या करते हैं कि चर और अचर की हम थोड़ा सा लिख के दिखा दें, थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा।
5x प्लस 3 बराबर ए डिफ्रेंशिएट ऑफ फलाने, डिफ्रेंशिएट ऑफ फला मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10। ये सब कारण और नहीं पूछेगा कि नहीं सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स चला जाएगा, ठीक है, इंट्रो बहुत बेसिक्स हो जाएगा। सुनना, तो 5x प्लस 3 मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी, हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो 2x प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस b। अब क्या करोगे आप, x के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लोगे और कांस्टेंट का कंपेयर करके ab की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ab की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और बारी बारी से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाले को t मानेंगे तो अंश तो आ ही जाता है, पर इधर वाले का जो सेकेंड वाला पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। क्या करोगे आप, बता दे रहे हैं, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर जोड़ देंगे और बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर घटा देंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस शायद करड़ी में 6 का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करड़ी में जो फार्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी अप्लाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। चमका। और इधर 1 अपान अंडर रूट में टी ऊपर भेज के टी के पावर -1/2 प्लस 1 बटा के -1/2 प्लस 1। आसान है। तीसरे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लिखा है रेखाएं r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप तथा वेक्टर r बराबर उसी तरह से लिखा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी। दो विषमतलीय रेखाएं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, निकाल लोगे आराम से। देखो वेक्टर r बराबर लिखा है कुछ भी लिखा हो, ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप और वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप और प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो इनको पहचान रहे हैं, 4k हैं ये, 4k मतलब 0.4k, ठीक है। तो इसको अगर कंपेयर करो आप वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b से कंपेयर करा जाए अगर, तो a1 की और b1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये पूरा a1 हो जाएगा और ये पूरा b1 हो जाएगा। पड़ोस में बात करें तो ये पूरा a2 ये पूरा b2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, विषमतलीय रेखाओं की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 पूरे के बटा में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। मतलब a2 माइनस a1 पहले आपको निकालना पड़ेगा। a2 माइनस a1 का मतलब इस वाले में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर b1 का b2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, i j k और जो है फर्स्ट के कोफिशिएंट फिर नीचे सेकंड के कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट्स मेथड लगा के मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जैसे ही b1 क्रॉस b2 आ जाएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे a2 माइनस a1 के साथ, जो रिजल्ट आएगा और फिर यहाँ पे रख करके सभी को कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उस पूरे का मैग्नीट्यूड आपका आंसर रहेगा, ठीक है। माइनस में नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर घ, चौथा सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। कहा है एक बक्से पर 10 कार्ड 1 से लेकर के 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। कह रहा है इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता, ठीक है, सम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। दिया हुआ है कि 3 से अधिक है, ठीक। तो थोड़ा सा स्पेस की देखो, थोड़ा चेक भी करना पड़ता है, कहीं रिकॉर्डिंग कट जाती भाई पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, आप समझोगे नहीं। देखो कहा है कि जो 1 से लेके 10 तक के पूर्णांक लिखे हुए हैं, तो कह रहा है कि जो घटना हो चुकी है, मान लेते हैं एक घटना ई जो कि हो चुकी है, कह रहा है कि कार्ड पर 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, ये उसे नहीं लिखे भाई, 3 से अधिक है, संख्या 3 से क्या है अधिक है। एफ कह रहा है कि सम होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता कह रहा है कि 3 से अधिक आया है, तो एफ होने की प्रायिकता, एफ होने की प्रायिकता ई हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालनी है। अरे चमका, कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यही ना। चलो अब बात करें, 3 से अधिक संख्याएं हैं, 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या लिखी। 3 से अधिक कौन कौन सी होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8 9 10। अरे हाँ या ना,
ये सारी की सारी 3 से ज़्यादा होंगी। फिर कह रहा है कि f घटना सम संख्या है, तो सम संख्याएं आती हैं 2, 4, 6, 8 और 10 भी तो है। 10 क्या लग रहा है, अभाज्य संख्या होगी क्या? अब सुनो, फिर अगर इनके बीच कॉमन की बात करें, E1 इंटरसेक्शन F2 E2 मतलब E इंटरसेक्शन F की बात करें तो 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो 4, 6, 8, 10। इनके प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 4 नंबर है और कुछ 10 नंबर है, तो आंसर हो जाएगा 2/5। यहाँ पे हो गया 2/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो 3 से बड़ी ये नंबर कितने हैं, 3, 3, 3, 6, 6, 1, 7, 7/10। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 7/10। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4/7। आंसर कितना हो जाएगा, 4/7। बेसिक उसिक तो समझ आ रहा है कैसे करा हमने, उसने बोला था साफ साफ, वही हमने करा है। ठीक है, कहा है कि 3 से अधिक हो तो 3 से अधिक ये सारे नंबर हो गए, पहला घटना हो गया। कह रहा है कि सम होने की प्रायिकता निकालो, तो सम होने की ये कंडीशंस हैं। अब कह रहा है कि ये हो चुका है तो इसके होने की प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो फार्मूला लगा करके काम कर लिए। अवकल समीकरण से रिलेटेड सवाल है, कहा है dy/dx बराबर माइनस का 4x/y स्क्वायर, कह रहा है y बराबर है 1 और x बराबर 0 पर जो बहुत अच्छा किया, चेक कर लिए। कटने वाला था वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती नहीं है। सुनो, देखो लिखा है dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का 4xy स्क्वायर। कह रहा है कि विशिष्ट हल ज्ञात करना है, y बराबर 1 पर x की वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं, पहले पक्षांतर कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा dy/y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4x dx। चेक कर लो, इन पूरे y को कैटेगरी को एक साइड, जो दलिद्र आदमी उसको एक साइड। ठीक है, तो ये हो गया dy/y स्क्वायर माइनस का 4x इंटू dx। दोनों तरफ क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेट करोगे तो y के पावर -2 + 1 बटा के -2 + 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2। ये से कट गया, प्लस का c लगा लो, तो ये हो जाएगा y के पावर -1 बाई में -1 इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का c। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। ठीक, अब x की वैल्यू 0, 1 डाल दोगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसी c की वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो आएगा उसको कहते हैं विशिष्ट हल, स्पेशल सॉल्यूशन, कुरमुन्नन। ठीक, अब बात करते हैं 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, जो कि एक एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक एक करने हैं और ये कुल 24 नंबर है। मतलब आपका जो मेजर पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 5 रखने वाला है और क्वेश्चन नंबर 6 रखने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही 2 मिला करके वो 50 नंबर हो जा रहे हैं, 25, 25, 50, बाकी का सब मिला के 50 नंबर। मतलब आप 5-6 पे अगर फोकस कर लेते हो अच्छे से, मतलब अगर आपको बड़े नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले कर लो, फिर इसके बाद जो एवरेज है 5-5 नंबर वाले उसको करो, फिर लास्ट में आप 2-2 नंबर 1-1 नंबर वाले कर लो। तेजी से उड़ा लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेटजी और मतलब क्या बोलते हैं वो टेक्निक बहुत मैटर करती है। अब आप पहले स्टार्ट के क्वेश्चन 1-1 नंबर के कर रहे हो, उसी को बहुत टाइम दे रहे हो, खूब बढ़िया से लिख रहे कायदे से, पता चला कि पूरा सही लिखे, पूरा सही किए, क्या नंबर मिला, 10 नंबर। समय कितना निकल गया, 2 घंटा, 1.5 घंटा, ठन गोपाला हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, और 2 क्वेश्चन छूटा तो 10 नंबर गया, और अगर उधर 2 क्वेश्चन छूटे तो 2 नंबर गया। इधर का 2 बराबर उधर का खानदान, तो फर्क है ना। सुनो, क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। 7 नंबर का पहला है, कह रहा है कि a बराबर है 3, 1, -1, 2। कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7 आइडेंटिकल इज इक्वल्स टू 0 को संतुष्ट करता है। तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, इनकी सहायता से a इनवर्स निकालना है। अरे निकाल लेगा सब, टेंशन मत लो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इनवर्स इंटू में a स्क्वायर माइनस का a इनवर्स इंटू में 5a प्लस का 7i इंटू में a इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 इंटू a इनवर्स इज 0। यहाँ से हो गया ये हो जाएगा 5i और ये हो जाएगा आपका 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। a इनवर्स निकालना भाई आसान है, तो 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो तो 5i माइनस का a, और a इनवर्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/7 ब्रैकेट में 5i माइनस का a। मतलब कि आप सॉल्व किसको करोगे देख लो, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7
ब्रैकेट में 5, आई की वैल्यू क्या होती है 1001 और माइनस का ए की वैल्यू लिखा है 3 1 -1 2। अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चमका, आसान सवाल है। अब ये नहीं कि ए इनवर्स निकालने के लिए आप वही लगाओगे 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए, जरूरी नहीं है। उसने कहा ऐसे भी आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला, स्पेशली मेंशन किया है नीचे, उसने कहा है कि जहां i 2x2 का तत्समक आव्यूह है और 0,2x2 कोटि का शून्य आव्यूह है, अतः इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। खैर ख नंबर मतलब इसका दूसरा, अथवा आप अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हालांकि हमारा काम है बताना, हम पूरा बताएंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत किसी एक शंकु के अंतर्गत महत्तम पृष्ठ वाला जो बेलन होता है उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, एक शंकु बना लीजिए। बना लिया। कह रहा है इसमें एक बेलन है प्यारा सा, चलो बेलन भी बना लिया। ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं के साथ ना वक्र पृष्ठों के साथ कुछ रिश्ते तैयार करने हैं आपको। ठीक है, तो रिश्ते तो तैयार हो जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, रिश्ते तैयार होने में दिक्कत नहीं है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, क्या करोगे सब देखो। जो CSC निकालना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है बालक 2πRh। 2πRh पर h किसकी चाहिए, h किसकी, इसकी। आया, देख लो ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाला लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा साफ कर लें तभी क्वेश्चन हो पाएगा। थोड़ा सा पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम हाइट वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है वो कुछ मान लो स्मॉल h ही मान लो। ठीक है, तो और ये जो हाइट होगी, ये वाली हाइट, अगर हम यहाँ से कुछ एंगल मान लें, मान लो इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये वाली हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं ना। ये वाली किस तरीके से, कुछ मान करके, मान लो इस वाली त्रिज्या को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माना बेलन की त्रिज्या x और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, अल्फा। तो हम यहाँ से कुछ ट्राइंगल लॉ लगा करके हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं ना, इस वाले चीज को। इसका नाम a दे दिया, इसका नाम अगर b दे दिया, इसका नाम c दे दिया, इसको d बोला, e बोला, f बोला, और ये g और ये h और ये i। तो अगर ai की बात करें, ai अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan वैन लगा सकते हो, tan लगा लो, cot लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्योंकि कोण के सामने एक भुजा लंब होगी तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, तो tan से ही आपके काम बनेंगे। tan थीटा बराबर होता है जो भी हो आपके पास परपेंडिकुलर बाई में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan अल्फा हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास x और बेस है आपके पास ai। यहां से ai की वैल्यू हो जाएगी x/tan अल्फा। और समझदार हो कि रेशियो में काम करना है तो खुद ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और वो खुद ही अच्छे से नहीं लग रहे हैं तो इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो cot अल्फा लिख देते हैं, तो हो गया x cot अल्फा। बता सकते हो आप इतनी दूरी कितनी होगी, ये टोटल आपने h मानी है, ये वाली आ गई आपकी x cot अल्फा। तो जो बालक शंकु की हाइट आएगी, कैपिटल H या स्मॉल h कुछ भी आएगी, वो हो जाएगी h माइनस का x cot अल्फा। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आया, बस इनको वहां रख दो, इनको वहां रख दो, और यहाँ त्रिज्या के जगह r इस्तेमाल कर लेना। तो CSA को हम a लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, एरिया जो निकल के आ रही है वो जाएगी 2πr। r अगर आप वहां लेके चलोगे तो यहाँ भी r चलेगा, आपने उसको x माना है, तो हो जाएगा x इंटू में ये हो गया आपका h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो एरिया निकल के आएगा 2π ब्रैकेट में hx माइनस का एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। अब dA बाई में dx निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2π ब्रैकेट में h माइनस का ये हो जाएगा 2x कॉट अल्फा। आया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब पूछ रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो है ट्वाइस होता है, ट्वाइस मतलब h और r में रिश्ते निकालने हैं। अच्छा,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं तब जीरो के रूप में, डी ए बाई डी एक्स इज जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा जीरो बराबर 2 पाई ब्रैकेट में h माइनस 2x कॉट अल्फा। ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2x कॉट अल्फा। रूल तो सही है, ठीक ही लग रहा है। देखो यहां से आएगा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2x। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम कॉट अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल की वजह से। तो कॉट अल्फा जो निकल के आएगा वो होता है आपका आधार लंब बटे आधार, आधार बटा के लंब। आधार की वैल्यू है इसके पास x, आधार की वैल्यू भाई ये ai, आधार की वैल्यू कितना लेके चलते हैं, ये देख लो ध्यान से। तो अगर हम इस कोड के लिए बात कर रहे हैं तो इसका जो आधार है, आधार अगर हम लेके चलेंगे तो वो तो h रहेगा, और अगर इसके जो है लंब की बात करेंगे तो वो x रहेगा। तो हमको समझ आ गया कि ये जो h अपान x की वैल्यू आ रही है वो h अपान 2x के बराबर हो रही है। तो किसके लिए है ये h और x, वो दोनों सेम मत सोचना कि सर कट गया, नहीं वाला, कि ये हम बता रहे हैं कि इस वाले कंडीशंस के लिए जो h की वैल्यू है और x का जो रेशियो है वो इसके पहले की तुलना में आधा है। पहले की तुलना में क्या है, आधा है, और उसने बोला था कि यही सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, साथ ही साथ उसने कहा है कि यह अधिकतम है, तो अधिकतम करने के लिए आपको इसका डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको दुगना डिफरेंशिएट करोगे तो अगर आंसर आपका माइनस में आएगा तो कहा जाएगा कि नहीं वह मैक्सिमम हो रहा है। तो करोगे तो माइनस में आएगा, आप करके देख सकते हो, h जीरो हो जाएगा और ये 2x तो 2 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। आया, चलिए 8 नंबर सवाल की बात करें, इसमें भी 2 सवाल हैं, मज़ेदार सवाल हैं। फिलहाल इसको साफ करते हैं। देखो लिखा है 8वें का पहला है, 8 नंबर का सवाल है, 8वें का पहला है। कह रहा है कि इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। अरे पढ़ा रहा होगा सब, ax बराबर b तो x बराबर a इनवर्स b, मतलब हमको इसको लिखना पड़ेगा a क्या होगा, ये पूरा कचरा 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2, और x क्या होता है x y z, और b क्या होता है 5 माइनस 4 3। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेज दो, मतलब a इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई कर दो, कंपेयर कर लो, 1 2 माइनस 1 के आसपास शायद इसका आंसर आएगा। एनसीईआरटी का सवाल है। नेक्स्ट बेहतरीन सवाल है सेकंड पार्ट का, ये बहुत बेहतर सवाल है। 0 से π/2 तक log cos x dx बराबर माइनस का π/2 log 2, ये हमारा फेवरेट सवाल है। ध्यान से सुनो, एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 7.11 क्वेश्चन नंबर 16 जाके देखना, इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक ऐसा ही कुछ है, log ब्रैकेट में 1 + cos x है, शायद ऐसा ही सवाल है, बस वहां पे थोड़ा सा ये 1-2 स्टेप आगे कर दिया है। log cos x की अगर बात कर लें तो आप पहले 0 से इसको i मान लेना, ठीक है, 0 से π/2 पर चेंज कर देना। जैसे ही चेंज करेंगे तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, दोनों समीकरण 1 को और 2 को जोड़ दीजिएगा, तो log cos x प्लस log sin x हो जाएगा, और log m प्लस log n बराबर log mn होता है, तो log sin x इंटू cos x हो जाएगा, 2 से गुणा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा log 2 sin x cos x बाई में 2, तो log बाई में जो 2 है उसको log m माइनस log n कर सकते हैं, तो log m माइनस log n हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2, log 2 को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद जो 2x है उसको t पुट कर दीजिएगा, और लिमिट को भी चेंज करके फिर इंटीग्रेट करिएगा, लिमिट्स को चेंज करके फिर उसके आगे 2x इज इक्वल्स टू t, तो t की लिमिट को भी चेंज करेंगे, और फिर f ऑफ t इज इक्वल्स टू f ऑफ x वाला फंक्शन लगा दीजिएगा, f ऑफ x बराबर f ऑफ t, तो कैलकुलेट करके वैल्यू को जैसे पुट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये आ जाएगा। लंबा सा पैटर्न है, लगाने लगेंगे तो 5-10 मिनट इसमें लग जाएगा।
9वां का सवाल 2 सवाल है, कहा है, नहीं लगेगा तो आप बोल दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर फलाने का फलाने लगा देंगे हम। y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक परवलय है भाई, समझदार हो, y अक्ष पर बनेगा। फिर कह रहा है कि एक दूसरा परवलय, इसका समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर। फिर कह रहा है कि x बराबर वाई स्क्वायर, एक दूसरा परवलय है, तो ये x अक्ष के प्रति बनेगा ऐसा। कह रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये निकालना है भाई, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये x बराबर वाई स्क्वायर है और ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ तक, यहाँ तक, और उसमें से इसको माइनस कर दो, काम हो जाएगा। तो हमारा जो रूल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि इसको इंटीग्रेट कर दो, y के सापेक्ष अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो ये हो जाएगा y बराबर रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स। और यहाँ से अगर y की वैल्यू की बात करें तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, तो रूट एक्स में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों की लिमिट निकाल लीजिए। तो चूंकि दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो तो दोनों का रहेगा, अपर लिमिट ये वाली पॉइंट कहाँ से आएगी, तो वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगी। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये y dx कर रहे हो आप, तो लिमिट x की चाहिए हमको, तो जैसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर x, सही तो है, कहाँ सही भाई, पुट करो जरा तो, y बराबर एक्स स्क्वायर, और y के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर x के जगह पे y स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x की टर्म में लानी है ना, x की टर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा y के जगह पे रूट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 4, x बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। एक बार चेक कर लो, y बराबर एक्स स्क्वायर था, हमें भी थोड़ी नींद आ रही ना, बहुत टाइम हो गया, 2:30-3 बजने वाले होंगे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर वाई स्क्वायर है। दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में कैलकुलेट कर लोगे, कर लेना, ठीक है, नींद आ रही है हमको, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे और करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएगी फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा इसमें पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट है, कहा है कि व्यवरोध z बराबर x प्लस 2y, z बराबर x प्लस 2y का अधिकतमीकरण करना है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1 है और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी या बराबर है। तो पहले को क्या करोगे, x की वैल्यू 0 रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और ट्रू फॉल्स चेक कर लेंगे, फिर दूसरे के लिए भी x की वैल्यू 0 रख करके y निकाल लेंगे, y की वैल्यू 0 रख करके x निकाल लेंगे, फिर ट्रू फॉल्स चेक कर लेंगे। सत्य रहेगा मूल बिंदु की तरफ, सत्य नहीं रहेगा तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ, फिर कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे और कॉर्नर पॉइंट को z में रख करके देख लेंगे कहाँ पे अधिकतम हो रहा है, जो होगा वही अधिकतम पॉइंट हो जाएगा। द इंड 8 नंबर का ये सवाल है, तो बढ़िया से कर लीजिएगा। टिप्स आपके लिए यही है कि पहले आप बड़े नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, तेजी से 2-2 पेज में करिएगा हर एक क्वेश्चंस को, मतलब 3 सवाल है ना, तो 3 दूना 6 पेज आपके कम से कम हो जाने चाहिए, ठीक। फिर 5-5 नंबर के जो सवाल हैं कम से कम 1-1 पेज का होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चंस हैं अगर, तो 10 क्वेश्चंस का मतलब 10 पेज हो गए, तो 10 और 6 16 पेज, 1-2 पेज आपके एक्स्ट्रा ही हो जाएं, 17 पेज 18 पेज हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करो, सॉल्व करो, और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस को लेकर के खींच के लेके जाओ आप, करीब करीब 3 पेज तक लेके जाओ, ठीक है, 3 पेज तक या 4 पेज तक, तो आपके पेजों की संख्या पहुंच जाएगी लगभग 21-22 तक, ठीक है। और इसके बाद जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको आराम से सॉल्व करो। 10 क्वेश्चंस हैं, 3-4 पेज और लेके जाओगे तो 27 पेज पूरा आराम से भर जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी कुछ छूटेंगे नहीं, और अगर कोई क्वेश्चंस अगले पेज पे जा रहा होगा तो लगा देना और स्पेस नीचे जो छूटा होगा उसको छोड़ के अगले पेज पे आंसर लिखना, ठीक है। बस करते हैं।